नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज बात यूपी सरकार की योजनाओं को लेकर, नारी सम्मान को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है यूपी सरकार, लेकिन इसके बावजूद अलीगढ़ का एक पिता अपनी बेटी और बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस पिता के आगे बेटी और बहनों के हाथ पीले करने का संकट खड़ा हो गया है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। आखिर इस मजबूर पिता की बेचारगी देखिए। वह बेटी और बहनों के हाथ पीले करने के लिए अपने बेटे को बेचना चाहता है। उसने बेटे को बेचने के लिए सीएम को पत्र भी लिखा है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि सीएम को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन मजबूर पिता की गुहार ना तो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के कानों तक पहुंची है और ना ही अभी तक प्रदेश के मुखिया ने कोई भी संज्ञान लिया है। बहरहाल बेटी और बहनों की शादी को लेकर परेशान इस शख्स के आगे भरण पोषण का भी संकट है। सरकार भाभी जी ऐसा, मेरी एक छोटी सी दुकान है पान की, उसे भी वो दबंग गिल ले रहे हैं। मुझ पे थी लड़की, 2 बहन शादी को, मैं इनका शादी करता, मेरा भगत बहुत इसी दुकान से चलता है। मैंने साहब ऊपर तक भी कार्रवाई कर रखी है, मैंने कागज़ भी देख रहे हैं, मुझे सब कुछ है। मैंने साहब एक जोगी बाबा को भी एक वो दिया कागज़, मैं 4 दिन से सरकार पुलिस के पास जाता, पुलिस मुझे आश्वासन दे देती है। मैं क्या करूँ, तो कहाँ ना जाऊँ, क्या करूँ, मर जाऊँ मैं। अपने बच्चों को बाल बच्चों लेकर मुझे अपना लड़का तो देखना ही पड़ेगा। मुझे इनका आगे भविष्य शादी भी करनी है। मुझ पर दुकान, यही एक मेरी छोटी दुकान, यही मेरी रोजी रोटी चल रही है। इससे मेरा 4-5 पीढ़ी चल रही है परिवार की। आपको बता दें कि पान की दुकान चलाने वाले इस शख्स की दुकान पर दबंगों ने नजरें गड़ा दी हैं। दबंग उसकी दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। आरोप है कि उसने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार कहती है कि प्रदेश में दबंगों का बोलबाला खत्म हो रहा है और मजबूरों के लिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। अब सवाल ये है कि ऐसे सामने हाथ फैलाए। भैया हमारे भाई को शादी वादी करनी है हमारी, और दबंग हमारी दुकान बनने नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या चाह रहा है? उनके पास कुछ नहीं है। नहीं तो भाई को बेच के तुम्हारे हाथ पीले कराने की बात फिर कही क्या जा रही है। किया जाए? कर्जा भी बहुत रहा है, कर्ज वाले कर्ज मांगते हैं। हमारे पापा पे कर्ज है और हमारे पापा क्या कहते हैं, दुकान के चक्कर में भाई ये बेचना चाहते हैं हमारे लोगों की शादी पार्टी के लिए। तुम लोगों की शादी के लिए? यस। तुम्हें कैसा, मतलब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि भाई को बेचने की बात नौबत यहाँ तक आ गई कि भाई को बेच रहे हैं? पापा को समझाया नहीं तुमने ये सब क्या कर रहे हैं? हम क्या करें, समझाइए, बहुत कर। दरअसल पूरा मामला कवरसी थाना क्षेत्र के चंदनिया इलाके का है, जहां एक पिता 3 बेटियों और 2 बहनों के हाथ पीले करने के लिए अपना बेटा बेचने को मजबूर है। इस पूरे मामले में परिवार के सभी सदस्य हाथों में पर्चे लेकर बेटियों की शादी के लिए बेटा बेचने को मजबूर बाप, रोजी रोटी का सवाल, बेटियों के हाथ पीले करने के लिए बेटा बेचने को मजबूर बाप, तमाम ऐसी बातें पर्चों पर लिखकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। मामले में पिता संजय ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके 3 बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए महज 2 गज की पान की दुकान से पूरा परिवार पलता है। उसी दुकान से कमाकर बहन बेटियों के भी हाथ पीले करने हैं, जिस पर अब दबंग बुरी नीयत से कब्जा करके उसकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब रोजी रोटी कमाने का साधन ही खत्म हो जाएगा, तब वे अपनी बेटियों और बहनों की शादी आखिर कैसे करेंगे। आखिर में उन्होंने यह निर्णय लिया कि बेटे को अगर बेच दूंगा तो बेटियों और बहनों के हाथ पीले हो जाएंगे। वहीं उनका कहना है कि इस बाबत पुलिस में कई बार लिखित शिकायत दे चुके हैं, मगर अभी तक दबंगों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस शख्स की दारुण कथा वाकई अफसोसजनक है। लगता है मानो प्रशासनिक अमला सिर्फ एसी कमरों में बैठकर फौरी आदेशों और निर्देशों के जरिए लोक दायित्व की पूर्ति कर वाहवाही लूटना चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर है कि किसी न किसी को संजय सैनी की गुहार जरूर सुनाई देती और आज यह जो कदम उठाने जा रहा है उसके लिए मजबूर न होता। अलीगढ़ से एक मानवता को शर्मसार करता हुआ मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें एक मजबूर बाप अपनी
2 बहनें और 3 बेटियों की शादी के लिए अपना बेटा बेचने को मजबूर है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन कुछ भी कहने से बचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने सीधे तौर पे सरकार पे लांछन लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से सरकार तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में ला रही हैं, बावजूद इसके ऐसे मजबूर और गरीब बाप के लिए सरकार द्वारा कोई योजना किसी भी तरीके से प्रभावी नहीं है। वहीं जो पीड़ित पिता है उसका सीधे तौर पे कहना है कि लगातार जो है दबंग प्रवृत्ति के लोग उसकी 2 वर्ग गज की पान की दुकान है उसे छीनने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं जो है पीड़ित ने इस पूरे मामले की कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई मदद पीड़ित पिता की नहीं की गई है। इस सारी घटना से क्षुब्ध होकर पीड़ित पिता आज अपनी बहन और बेटियों की शादी के लिए अपना बेटा बेचने को मजबूर है। अब देखना ये होगा कि अलीगढ़ प्रशासन ऐसे मजबूर बाप की जो अपनी 3 बेटियां और 2 बहनों की शादी के लिए अपना बेटा बेच रहा है, ऐसे में उसकी क्या मदद करेंगे। अलीगढ़ से के न्यूज़ के लिए विश्व प्रताप सिंह राघव। मामला अलीगढ़ का है। ये बाप मजबूर और लाचार है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा ये बाप आज अपने बेटे को बेचने के लिए मजबूर हो गया है। और किस वजह से? क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। 2 गज की एक दुकान है, पान की दुकान है, और उसमें भी गिद्ध जैसी नजर गड़ा के बैठे हुए हैं दबंग। इस पीड़ित का यह कहना है कि कई बार लिखित शिकायत दी गई, प्रशासनिक स्तर पर इस बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और अब ये लाचार और मजबूर शख्स सीएम को पत्र भी लिख देता है, गुहार लगाता है कि मुझे आर्थिक सहायता दी जाए, मेरी दुकान मुझे दी जाए, क्योंकि दबंगों की नजर है, दबंग परेशान करते हैं। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और मेहमान भी जुड़ेंगे। संवाददाता का रुख कर लेते हैं, अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं जहां का ये पूरा मामला है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ, क्या है पूरा मामला, एक बार आपसे समझना चाहेंगे। आखिर क्यों ये पीड़ित शख्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप, पूरा मामला और प्रशासनिक स्तर पर इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? हालांकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपनी आपबीती पत्र के जरिए बताई है। बिल्कुल, देखिए कि अलीगढ़ का ये पूरा मामला है जिसमें एक मजबूर बाप अपनी 3 बहन और 2 बेटियों की शादी के लिए, प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन इतनी लापरवाही इस पूरे मामले में बरत रहा है कि जिला प्रशासन ने अभी तक कोई इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से एक मजबूर बाप की पीड़ा है, वो अपनी बेटियों के जो शादी का जिम्मा अपने कंधों पे ढोए घूम रहा है, उसके अलावा उसकी 2 बहनें और हैं शादी लायक, तो तमाम तरीके की बातें तो बिल्कुल मानवता को शर्मसार करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से एक मजबूर बाप लगातार प्रशासन और पुलिस से गुहार लगा रहा है अपनी दुकान बचाने के लिए और अपना बेटा बेचने जैसी बातें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे इस तरीके की जो बातें हैं वो बेहद निंदनीय है। सरकार को और अलीगढ़ प्रशासन को तत्कालीन पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा है कि प्रशासन बिल्कुल आंखें मूंदे हुए, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए हुए बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जिसके कान पे जूं नहीं रह रही है, कोई इस गरीब बाप की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो मदद के नाम पे जो है आश्वासन देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कोई मदद इस मजबूर बाप को जो है प्रशासनिक तौर पर नहीं मिल पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मामला बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील, और ये पीड़ित पिता संजय सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनहित में अक्सर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो सीधा सरोकार जिनका आम जनता से होता है, आम जनता के वो दुख, दर्द और समस्याएं जिनको लेकर हम जनहित में चर्चा करते हैं। और आज बेहद गंभीर मामला ये सामने आ रहा है अलीगढ़ का, जहां पर एक मजबूर या लाचार कहें इस पिता को एक पत्र लिखना पड़ जाता है कि हम कैसे अपनी बेटी के हाथ पेले करेंगे, और अपने बेटे को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बड़ी बात है, क्योंकि अगर सरकार की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, डबल इंजन की सरकार है, योजनाएं बहुत सारी लाई गई, लेकिन वो योजनाएं भी प्रभावी साबित होती नजर नहीं आ रही हैं। और सबसे अहम बात यहां पर ये कि एक 2 गज की दुकान में भी दबंगों की नजर है। तो ये प्रशासनिक अमला, ये जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे हैं? बावजूद शिकायत करने के इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? हमारे साथ पीड़ित पिता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। आपसे आपकी आप बीती सुनना चाहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आपने एक पत्र भी लिखा है सीएम को, क्या क्या समस्याएं उसमें
समस्याओं का जिक्र किया है। और एक चीज और साफ कर दीजिए, बेटी की शादी या बहन की शादी के लिए आर्थिक तंगी। अनम्यूट करिएगा संजय जी। हाँ जी जी, जी। आपसे मेरा सवाल है कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है आपसे? दिक्कत क्या है? जी, दिक्कत साथ ये है, मेरे को मेरी 3 बेटी हैं, 2 बहनें शादी लायक। मुझे इनकी भी शादी करनी है। मुझ पर एक ही रोजगार है, पान की दुकान चलाता हूँ छोटी सी। उसे भी दबंग छीने ले रहे हैं। ये दबंग क्यों छीनने का प्रयास कर रहे हैं जब आर्थिक स्थिति आपके ठीक नहीं है? क्या कोई ऐसा विवाद है? क्या दिक्कत मतलब ऐसी क्यों आ रही है कि ये दबंग अब 2 गज की दुकान में भी इनकी नजर बनी हुई है? और जबकि ये कहा जा रहा है कि ये 2-3 पीढ़ी से ये दुकान चल रही है, चलाई जा रही है। साहब 5 पीढ़ी से दुकान चल रही है। मेरे बाबा के हाथ की दुकान है ये। जी, ठीक बाबा है। के बाद पिताजी एक्सपायर हो, बाबा एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद छोटा सा मैं ही बैठा हूं। मैंने अपनी 5 बहनों की, 5 बहन थी मुझ पे, 3 भाई थे हम। 3 बहनों की शादी कर दी मैंने। 2 बहन रह गई हैं, 3 बेटी हैं मुझ पे। अब इनकी भी मुझे भविष्य में कुछ करना है। पढ़ाई लिखाई बहुत सारे खर्चे मुझ पे, इतना खर्च हो गया कुछ कि वो है ना, तो क्या करूं? बेटा ना बेचूं तो क्या बेचूं? दबंग लोग हैं वो, मुझसे भी मेरी छोटी सी दुकान है पान की, उसे भी छीनने चाहते हैं वो। ये दबंग आखिर में कौन लोग हैं? गांव के के ही दबंग हैं ये? साहब एक मेरे बगल में भी पड़ोसी दुकानदार है, वो है बलराम जी। वो साहब पूरी दुकान को छीनना चाहता है बिल्कुल लेके। बोला तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, उल्टे सीधे मुझे केसों में फंसाता है। साहब मैं मजबूर हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती है, मैं अपना लड़का बेचूं, नहीं तो क्या करूं फिर मैं? मुझे आर्थिक स्थिति खराब है, 2 बहनों की शादी करनी है, 3 बेटियों के हाथ पीले करने हैं, और इसको लेकर अगर अब बेटे को बेचने का जिक्र कर रहे हैं आप, तो क्या इससे आर्थिक तंगी आपकी ठीक हो जाएगी? हमारे साथ समाज सेविका नूतन ठाकुर भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी संजय जी। हेलो संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? जी हेलो जी जी साहब, मेरी आर्थिक दुकान है वो पान की, उसी वक्त बंद रह जाएगी तो मैं क्या करा, खवाऊंगा इन्हें, क्या चलाऊंगा? ये बताओ क्या ना करूं फिर मैं? आपने इस बात की शिकायत की थाने में? थाने में साहब मैंने शिकायत करी थी। क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल आश्वासन जी मिल जाता कि हाँ अब क्या करांगे साहब, अभी करांगे, नवाब साहब आ जाएंगे, मालिक साहब आ जाएंगे, हमारे जब काम होगा। मालिक ने साहब मुझे लिखत में परमिशन भी दे रखी है दुकान बनवावे की। मेरी 80 साल पुरानी दुकान है करीब, बहुत जर्जर हालत में है जी। और मैं जब भी अपनी दुकान में काम छेड़ता हूँ, जब भी हाथापाई पे मारपीट पर उतारू हो जाता है। पड़ोसी दुकानदार, ये दबंग लोग का किस्म है साहब। शाम के टाइम में इसकी दुकान पे इतने आदमी आते हैं, इतने गुंडे लगा रखे हैं। पिज्जा भी मुझ पे 4-5 दिन पहले भी कुछ हमला हुआ था। आपकी दुकान के बगल में जो दुकान है, किस चीज की दुकान है? आपकी तो पान की दुकान है, और ये दबंग आखिर क्यों ऐसे आपकी दुकान को कब्जाने और हथियाने की कोशिश कर रहे हैं? साहब नौ कहता मेरी दुकान में से दुकान है, ये दुकान मेरी है, मेरे पिताजी ने तुम्हें दी थी। इस चीज की दवा देना था मुझे, अगर तुम खाली करो नहीं रखा तो मैं खरवा लूंगा तुझे, बदमाशों से उनसे क्यों करके कहता रहता है। और मुझ पर आरती देंगे भैया, कल को मैं अपनी बहन बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे इनको भी तो भविष्य देखना, आगे ना देखना। जब मैं ही ना रहूंगा तो फिर इनको क्या होगा? ठीक है, हमारे साथ समाज सेवी नूतन ठाकुर भी जुड़ चुकी हैं। नूतन जी, आपका रुख करेंगे। मामला बेहद संवेदनशील है। अलीगढ़ का ये मामला है जहां पर 3 बेटियों के हाथ पीले करने हैं। जो पीड़ित पिता हैं वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि 3 बेटियों के हाथ पीले करने हैं, 2 बहनों की शादी करनी है, और आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, और बेटे को बेचने का जिक्र उन्होंने किया है। बेटा बेच देंगे तो शायद इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, बेटी की शादी कर पाएंगे, बहनों की शादी कर पाएंगे। 2 गज की एक दुकान है, पान की दुकान है, जो इनकी बगल वाले दुकानदार हैं, जो दबंग हैं, वो हथियाना चाहते हैं। और इस बात की लिखित शिकायत इन्होंने थाने में की, बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और थक हार कर अब इन्होंने एक पत्र लिखा है सीएम को, और उसमें इन समस्याओं का जिक्र किया है। जी वाकई काफी संवेदनशील मामला है जी। और ये इस चीज को दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन भी किस हद तक संवेदनहीन हो गई है।
अगर किसी व्यक्ति के रोजी रोटी के साथी को कोई दूसरा व्यक्ति हड़पना चाहता है और उसने कंप्लेन की है, तो उसको देखना, उसकी जांच पड़ताल करना, मदद करना, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिलाधिकारी की भी जिम्मेदारी है। के बाद भी इन बात को जिस तरीके से अनसुनी की गई, वो न्याय प्रणाली को भी दर्शाता है कि किस तरीके से प्रशासन केवल जो मजबूत हैं उनके मदद में, उनके हक में आगे आता है। ऐसे लोग जो कमजोर हैं उनकी बातों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती हैं कि उससे कुछ आम जनता का हित हो सके, भला हो सके। बावजूद इसके, चाहे हम बेटी अनुदान का जिक्र कर लें, सुमंगला योजना का जिक्र कर लें, तमाम ऐसी सरकार की योजनाएं आम जनता के हित के लिए लाई जाती हैं। बावजूद इसके जी देखिए, कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन जी नूतन जी, आपका वापस से रुख करेंगे, उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय विजयेंद्र गौतम जी, लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, श्री सुबोध उनियाल जी, जो इस रैली के प्रभारी के नाते में जिन्होंने काम किया है, हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेश बंसल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर करुणा सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रुड़की शोभाराम प्रजापति जी, हरिद्वार के जिलाध्यक्ष भाई संदीप गोयल जी, ऋषिकेश के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र राणा जी, हमारे विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी और रुड़की के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, भाई आदेश चौहान जी, माननीय विधायक भाई कृष्ण गैरोला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक भाई संजय गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हमारे सभी मंचासी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी आए हुए वरिष्ठ नेतागण और इस सम्मेलन में हरिद्वार लोकसभा और हरिद्वार जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, कोने कोने से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका कई घंटों से, जैसा आपकी मुख्य ने बताया कि कई घंटों से आप सब लोग यहाँ पर कितने लोग इस प्रांगण के अंदर है, इससे कहीं कितने लोग इस प्रांगण के बाहर इस स्थल के आसपास लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। मैं आप सबकी इतनी विशाल उपस्थिति को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज ये कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र व राज्य सरकार की
से प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों को समझते हैं, गरीब की आवश्यकताओं को भली भांति समझने वाली सरकार है। इसलिए हमारी सरकार योजनाओं को, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए रात दिन काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि कहाँ इतनी चिलचिलाती धूप है, उमस भरी गर्मी है, और आप सबकी ये संख्या बता रही है कि आप सब लोग जो केंद्र में मोदी जी की सरकार ने हर एक व्यक्ति के लिए काम किया है, हर एक गरीब भाई बहन के लिए काम किया है, हर एक शोषित वंचित और दलित के लिए काम किया है, हर एक समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति और रहने वाले लोगों के लिए उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम किया है। उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। भाइयों बहनों, देश में पहले जहाँ शोषितों और वंचितों का तुष्टीकरण होता था, वहीं अब शोषितों और वंचितों का तुष्टीकरण नहीं होता है, बल्कि सबका समानता के अधिकार पर, समानता के एक भाव को लेकर सबके साथ न्याय के सिद्धांत पर काम करते हुए सबके सशक्तिकरण का काम हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है। उसी नेतृत्व का एक परिणाम है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों को सभी मापदंडों पर तोड़कर हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने इन 9 वर्षों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से प्रगति की है, अभूतपूर्व रूप से देश आगे बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और पहचान इन 9 वर्षों में पूरी दुनिया के अंदर फैली है। भाइयों बहनों, आज सारी दुनिया हमारे देश के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लोहा मांग रही है। आपने देखा होगा, चाहे इससे पहले 3 देशों की विदेश यात्रा हो या अभी हाल में अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों की यात्रा हो, उसमें किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है, वो सारी दुनिया ने देखा है। भाइयों बहनों, ये केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले हर एक भारतवासी का स्वागत दुनिया के देशों में हो रहा है। 2014 में देश की 140 करोड़ जनता ने आखिरी मोदी जी पर भरोसा जताया था, और आज जनता के इसी भरोसे ने 2014 से लेकर 2023 तक 9 वर्षों की इस अवधि में जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने 9 साल के कार्यकाल का जिक्र किया और जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में काम किया जा रहा है और आगे अग्रसर रहेगा। लगातार हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं कि आज एक मजबूर और लाचार पिता एक पत्र लिखने को मजबूर है, अपनी समस्याओं और आर्थिक तंगी का जिक्र कर रहा है। बेटा को बेचने के लिए मजबूर है आर्थिक तंगी के चलते। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम चेन्नई से। स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रेम जी दिखाया उससे खाली। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं। हेलो जी, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो दिखाया उनकी हिस्ट्री क्या है ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की एक बात याद आ रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए भी हम तैयार हैं। तो उनसे निवेदन है कि अंतिम पंक्ति की अगर वो बात करते हैं तो कम से कम इनका जो पत्र गया है या इन्होंने जो कंप्लेन लिखी है उसको देखते हुए इनकी सहायता की जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात का आपने जिक्र किया है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं और इसमें अपनी राय साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नूतन जी, आपका रुख करेंगे। तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ला रही है और जैसा कि हमारे दर्शक जुड़े हुए थे प्रेम जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सरकार ये बात डंके की चोट पर कहती है कि अंतिम लाइन पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उसको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचेगा। ऐसे पहुंचेगा? जी देखिए, तमाम योजनाएं हैं, इनकी इस बात से ये भी साबित होता है कि जो योजनाएं हैं वो जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, इनकी 2 मूलभूत समस्याएं, एक बच्चियों का विवाह
विवाह को लेके भी सरकार कई सारी योजनाएं बच्चियों के विवाह को लेके ही अनुदान देती है। बिल्कुल। और दूसरा, इनके जो रोजी रोटी का साधन था उस पे भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, इनसे छीन लिया है। अगर इनके पास रोजी रोटी का साधन होता तो संभवतः इस चीज की नौबत भी नहीं आती। इन्होंने दोनों चीजों की सूचना दी है। अनुदान के लिए इन्होंने आवेदन दिया है, नहीं दिया है ये नहीं मालूम है। अगर बच्चियां विवाह योग्य हैं वो उसके लिए अनुदान के लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन वो भी तत्काल मिल नहीं पाता है और उसकी भी तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। बहुत कम लोगों तक ही वो अनुदान भी पहुंच पा रहा है। जो वास्तविक पात्र हैं उनको ये अनुदान लेने में नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। दूसरा, इनका जो दबंगों ने जो तात्कालिक समस्या है, इनके दुकान पे कब्जा कर लिया है, छीन लिया है, उसको देखा जा सकता है। प्रशासन उस पे समय रहते कार्रवाई कर सकती है, वो भी नहीं की गई है। अगर उस पे कार्रवाई करके वहां भी इन्हें न्याय मिल जाए तो भी इनकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल। जनहित में ये मुद्दा उठाने का मकसद सिर्फ यही है कि प्रशासनिक स्तर पर और शासन स्तर पर इस बात का संज्ञान लिया जाए। हमारे साथ एक दर्शक मेरठ से जुड़े हुए हैं, उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैडम जी जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम जी नमस्कार उमेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, अपनी बात को रखें। ये कह रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। कोई वो लेटर लिख ले, कुछ भी लिख ले, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने 16 महीने से एक लेटर लिख रखा है। नमस्ते मैडम। गरीब व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं है और इसीलिए इस मसले को जनहित में उठाया गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद अहम होती है क्योंकि आम जनमानस से जुड़े हुए समस्याओं को इस कार्यक्रम में हम उठाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, विश्व प्रताप, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए जैसा कि जो पीड़ित पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके आधार पर अगर बात की जाए, उससे पहले एक दर्शक ले लेते हैं, चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित पिता आप दिखा रहे हैं जी, वो जो स्टोरी आप टीवी पे चला रहे हैं उसको देख करके सुन करके मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। बहुत मैं व्याकुल हो रहा हूँ कि किस प्रकार हमारे देश में ऐसे लोग भी अभी हैं जो बेचारे दुख पा रहे हैं। वही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कानपुर में करोड़ों रुपए का सोना प्राप्त हो रहा है। करोड़ों रुपए की जो पैसा है वो नोट मिल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गरीब बेचारा गुहार लगा रहा है और एक अमीर दिन ब दिन सोने को ही बढ़ाया जा रहा है, पैसे को ही बढ़ाया जा रहा है। तो ये दो प्रकार की हमारे देश में जो समस्याएं हैं इनका भी निदान होना चाहिए। और ये जो पैसा प्राप्त हुआ है अगर उसमें से ऐसा गरीबों के ऊपर अंश लुटा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिसके पास है उसे और चाहिए, जिसके पास नहीं है उसके सुनने वाला, उसको देने वाला कोई नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। विश्व प्रताप, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर, जैसा कि कहा कि इनके दुकान के बगल में एक दुकान है और उस दुकान के दुकानदार इनकी दुकान को हथियाना चाहते हैं। इस मामले को लेकर क्या किसी प्रशासनिक जिम्मेदार से आपने बात करने की कोशिश की? क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या इस मामले को लेकर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है? क्या है हकीकत? बिल्कुल, देखिए कि इस मामले में कई मर्तबा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और या पुलिस के अधिकारी कई लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सीधे तौर पे इस बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि थानाध्यक्ष हैं, थानाध्यक्ष का भी सीधे तौर पे इस पूरे मामले को जो है रफा दफा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात एक मजबूर बाप और एक गरीब आदमी की है तो कहीं ना कहीं प्रशासन या पुलिस जो है उसकी मदद करने के बिल्कुल हक में नहीं है। तो ये सारी नौबत आई है कि अपना बेटा बेच रहा है बेटियों की शादी के लिए,
और दुकान उसकी दबंग छीन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे जो शहर में जो है गुंडा राज कायम है, पुलिस भी पूरी नतमस्तक उनके सामने होती हुई दिखाई दे रही है। और एक जो गरीब आदमी है जो लगातार प्रशासन से और पुलिस से अपने लिए विश्व प्रताप, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही जी। तो प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी उसे किसी भी तरह की कोई राहत देने की फिलहाल स्थिति में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ी बढ़ती जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं जो है पीड़ित ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, अपनी जान माल की सुरक्षा की बात कही है, बेटियों की शादी के लिए बेटा बेचने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ जो जिला प्रशासन है उसका साफ तौर पे जो रवैया है वो पीड़ित के प्रति जो अच्छा नहीं है। जी, पीड़ित के प्रति रवैया अच्छा नहीं है और अक्सर देखा गया है कि जो पीड़ित होता है उस पर प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव बनाया जाता है, शासन स्तर पर भी दबाव बनाया जाता है और प्रशासनिक स्तर पर तो गैर जिम्मेदाराना रवैया अक्सर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जिस मसले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रशासनिक कार्यशैली कटघरे पर खड़ी होती नजर आ रही है। जिस तरीके का पूरा तस्वीर हमने दिखाई और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ आगा लूनस जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। आपकी प्रतिक्रिया भी बेहद अहम हो जाती है विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाया जा रहा है। कैसे पहुंचाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है और सवाल खड़ा होता है कि अगर अंतिम व्यक्ति तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं तो आखिर फिर ये कौन लोग हैं जो ऐसी दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। आज एक मजबूर बाप को अपना बेटा बेचने की नौबत आ पड़ी है। देखिए, ये भाजपा सरकार पूंजीवादियों की सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। इसकी मानसिकता में गरीब विरोधी, ये पूरा का पूरा आप देखें, ये ऐसा प्रकरण है, ये अलीगढ़ को शर्मसार करता है, उत्तर प्रदेश को शर्मसार करता है, देश को भी शर्मसार करता है कि आज अमीरी और गरीबी के बीच में जो बढ़ती खाई है, जो मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित है, और गरीबों का धन लूट लूट कर अमीर धन्ना सेठ बन रहे हैं और चंद पूंजीवादी शक्तियां वो आज जो है पूरे देश की संपत्ति पर काबिज हो रही हैं। ये उसी का प्रतिफल है। आज देखें, एक गरीब बाप किस तरह से अपने बेटे को बेचने को मजबूर है, अपनी बेटियों की शादी के लिए और तमाम चीज़ जीवन यापन करने के लिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आप इस पर कब चुप्पी तोड़ेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कब तक देश को छलते रहेंगे? देश को कब तक गुमराह करते रहेंगे? सवाल यहाँ सीधा सीधा ये है कि भाजपा पूंजीवादियों की सरकार है। पूंजीवादियों की सरकार है तो ये कहना चाहिए डंके की चोट पर कि हम गरीबों के मसीहा नहीं हैं। चिल्ला चिल्लाकर ये चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ये बातें, योजनाओं का बखान किया जाता है। तमाम योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जनहित में लागू की गई हैं, लेकिन उन पात्रों तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ पर वोट, इन्हीं गरीबों के वोट से ये सत्ता में काबिज होते हैं और ये हाल है। अनम्यूट करिए। जी 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 जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं उस पर और 2 कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। जी, ये भाजपा सरकार का अगर आप पूरा वो देखें ब्यौरा, तो ये भाजपा सरकार के जो मानसिकता है, ये गरीब विरोधी है, ये किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, ये आम जन विरोधी सरकार है। ये चंद पूंजीवादियों के हितों की सरकार है। ये उन्हीं के लिए काम करती है, उन्हीं को। आज आप देखें, अडानी अंबानी के अलावा इनके पास 2-4 और चंद उद्योगपति होंगे जो इनके साथ इनकी सरकार में आज पूरे देश की मलाई खा रहे हैं। पूरे देश की संपत्ति इनके हाथों में दी जा रही है। अकेले अडानी को देख लें आप, जो देश की संपत्तियां हैं, अक्रूर संपत्तियां हैं, जो देश की मेहनत का प्रतिफल है और देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का प्रतिफल है, उसको लूट लूट करके इन लोगों ने सारा कुछ अडानी को दे दिया, इस मोदी सरकार ने। ये मोदी सरकार
देश के न व्यापारियों की सरकार है, न ये देश के उद्योगपतियों की सरकार है, ये चंद पूंजीवादियों की सरकार है। ये देश को लूटना जानती है। देश के चलिए, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं इस देश की जनता को दे करके, और जितना भी उसका पूंजी, देश की पूंजी है, वो अमीरों उसमें को भी सर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो लाइन में लगकर इस योजना का भी, इसका भी लाभ लेते हुए नजर आते हैं। अक्सर योजनाओं का मुझे लगता है धरातल पर कुछ ऐसा ही नजारा नजर आता है, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से हम दो चार होते हैं। नूतन ठाकुर जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप आगा जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या यही जमीनी हकीकत है? क्योंकि आप समाज सेविका हैं, मुझे लगता है सामाजिक स्थिति को और जमीनी स्तर पर योजनाएं किस तरीके से आम जनता के बीच पहुंच रही हैं, आप बेहतर जानती हैं। देखिए, जो भी योजनाएं हैं, जो पात्र हैं, उनके लिए कंडीशंस भी योजनाओं के ऐसे रखे जाते हैं कि उनको तो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते ही समय बीत जाता है। कई सारे आवश्यक अभिलेख इनके पास नहीं हो पाते जो पात्र हैं उनके लिए। जो नहीं पात्र हैं उनके पास सारे अभिलेख भी मिल जाते हैं, उनको योजनाओं का लाभ भी मिलता है। कभी तमाम बार पकड़े भी जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन जो वाकई में पात्र हैं उन तक, उनको जो उनके लिए योजनाएं आई हैं उनको लेने में तमाम मुश्किल आती है। एक तो उनके पास उतना वो शिक्षित भी नहीं होते कि जितने फॉर्मेलिटीज दी जाती हैं उसको वो कंप्लीट कर पाए। काफी मेहनत के बाद अगर पात्रता में आ भी, सूची में शामिल भी हो जाते हैं तो कई बार उतना बजट नहीं आता और ये इंतजार करते रह जाते हैं। योजनाएं तो हैं, लेकिन कई बार होता उस फाइनेंशियल ईयर में बजट नहीं है। तमाम योजनाएं देखिए, विधवा पेंशन और हर जगह जहाँ 6-6 महीने, साल लोगों को वो खाते में पैसा आते लग जाता है। उसके बाद जो सुनवाई की बात है, जैसे इनकी समस्या है, कुछ लोग इनके जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, दुकान पे कब्जा करना चाह रहे हैं, वहां ये शिकायत कर रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जब बुलडोजर की बात कही जाती है, भूमाफियाओं को दबाने की बात कही जाती है, ऐसे में ऐसे लोगों के लिए जो पीड़ित होते हैं, जिनके जमीनों को कुछ दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं, वहां बुलडोजर भी खामोश रहता है और कोई झांकने भी नहीं आता है। अगर वाकई में एक ही तरह की बात कही जाए, कानून बराबर रूप से बैठे जो इम्प्लीमेंटेशन करने के अधिकारी हैं वो बराबर देखें और ध्यान दें, तो संभवतः इस तरह की समस्याओं पे थोड़ा अंकुश लग सकता है। लेकिन सुनवाई आम जनता की नहीं हो रही है, वहां भी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष को देख के कार्रवाई होती है, तभी इनके जैसे लोग मजबूर इस तरह का पत्र लिखने को मजबूर होते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भी ये आज जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये इनकी लाचारी है। किसी को मुझे लगता है ये शौक नहीं होगा कि हम अपनी मनोदशा, अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र इस तरीके से करें। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ऐसा लगेगा, लेकिन ये आज इस शख्स की ये मजबूरी है जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एज ए पिता, अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान कहाँ है? क्योंकि सरकार ने तो योजनाओं का हवाला दे दिया, लेकिन ये योजनाओं का लाभ आखिर मिल किसे रहा है? और यहाँ पर जब गरीबों की समस्याओं का निदान नहीं होगा तो आप गरीबों का मसीहा कहना बंद कर दीजिए। हमारे साथ पीड़ित पिता लगातार जुड़े हुए हैं, संजय जी। संजय जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि एक पान की दुकान है छोटी सी जो आप चलाते हैं, उससे आपका रोजी रोटी, जो बहुत सारे खर्चे मुझे लगता है वियर होते होंगे और बहुत सारे खर्चे निकलते होंगे। यहाँ पर क्या पूरे, क्योंकि 3 बहनें हैं, दो बेटियां हैं, और ऐसे में मतलब कैसे सारा मैनेज होता है? हेलो जी संजय जी, आपसे मेरा सवाल है। साहब, मेरी वही पान की दुकान है, उसी से मेरा जैसे भला भरोसा करता हूँ, उसी दुकान से अपने पूरा परिवार को इसी चलाता। मेरे भाई दो परिवार है, तीन वो भाई बहन है, हम सब उनका पूरा इस दुकान से चलता है खर्चा। मतलब सब कुछ इसी से हो जाता है? खाना पीना, राशन, जो भी घर में सब्जी भाजी, जो भी चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई, फीस, न जाने कितनी ऐसी जरूरतें होती हैं जो बेसिक होती हैं। सब पूरी जरूरत की चीजें जितनी भी है, ब्याह शादी सब कुछ इसी दुकान से करना पड़ता है मुझे।
अब आपने एक पत्र लिखा है सीएम को, हालांकि इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग साहब मेरी क्या है, मेरी तो अपनी दुकान की मरम्मत हो जाए, दुकान की जाए, बहन बेटी आ जाए, दबंग लोग के तुम मुझे परेशान ना करें, और क्या मेरी विनती, हाथ जोड़ के यही विनती है मेरी। ठीक है, और बेटी के बेचने का ख्याल क्यों आया आपके जहन में? साहब मुझ पर अगर धंधे ही ना रहेगा तो क्या करूं, जब लोग अगर कर जाएगा मुझे आगे जाके भविष्य में क्या करना है, ये बताओ कि बेटियों की क्या होगा, बहनों का क्या होगा आगे जाके, क्या कल को मैं अभी को ऊपर दर उतार लूं या कोई आत्महत्या कर लूं, फिर मैं कहा जाऊंगा ऐसी तंगी में आके, जब मुझे धंधे ही ना रहेगा, करना रहेगा तो क्या करूंगा मैं, फिर एक दिन मजबूर है मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी फिर। लेकिन आत्महत्या तो इन समस्याओं का हल नहीं है ना। अब क्या करेगा, मुझ पर काम धंधा नहीं है, इधर मजबूर है, मुझे कर्ज है, क्या करूं, जब एक कर्ज निकाल रहा हूँ, हारी तकलीफ है घर में भैया, हारी तकलीफ चली आती है, सब कुछ इसी दुकान पे और सबको। ठीक है, आगा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर? अभी ये बिल्कुल घर में। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था जी, ये योगी सरकार में जो अभी ये बात चल रही है बेटियों की शादी की, तो बेटियों की शादी के लिए ये जो योजना थी कि जो गरीब की बच्चियां थी उनको 30,000 रुपए से 50,000 रुपए की अनुदान राशि मिलती थी गरीब बच्चियों को, वो तक तो खत्म कर दिया इस सरकार ने। इस सरकार ने सारा कुछ वो खत्म करके अब सामूहिक शादी में ये लिस्टिंग कराती है, और जब समय आता है तब जाकर के सामूहिक शादी कराती है। तो ये तो सरकार गरीब के विरोध में काम कर रही है। ये योगी मोदी की सरकार, अगर आप जितना भी आप पॉइंट उठा के देखें तो जो गरीब के, अब प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर किसी को घर बनाने की बात थी तो 3 से 4 साल से साइड बंद पड़ी है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक हम कर देंगे। इतना बड़ा बड़ा झूठ ये लोग, उसमें भी पात्रों को नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास तो अपात्रों को मिल रहे हैं, पात्र तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ना तो उन्हें फॉर्म मिल पाता है, ना वो फिल कर पाते हैं, लॉटरी सिस्टम भी हो जाता है और उसका अपात्रों को लाभ मिल रहा है। उसमें भी गैर पात्रों को मिला। और आज जो ये सरकार काम कर रही है 2023 में, ये सरकार काम कर रही है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2011 में जो लोग अमीर थे या गरीब थे, उनके कैलकुलेशन के आधार पे ये आज गरीबी तय कर रही है कि कौन गरीब है। इसने 10 साल के भीतर में जनसंख्या तक देश की नहीं जानी, ये जनगणना तक नहीं कराया। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से निकम्मी सरकार है। ये देश के जनहितों में काम नहीं करती। जब जिस देश की जनगणना भी 12 साल से ना हुई हो और 2011 में एक किसी को परिवार को तय कर दिया गया है गरीब हो, और इधर कितने अमीर गरीब हो गए, वो सब गरीबी रेखा से दूर हैं। और कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय है और भ्रष्टाचार ही इसका शिष्टाचार है। आज यूपी में ये सही है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन आगा जी यहाँ पर विपक्षी पार्टियां कहती हैं सत्ता पक्ष में जो है वो भ्रष्टाचारी है, कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य सामने आ जाता है, वो विपक्षी पार्टियों को कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं। तो इन आरोप प्रत्यारोपों से निकलकर मुझे लगता है राजनीति से परे अगर आम जनता के हित की बात की जाए तो आखिर इन आम जनमानस और ये गरीबी दूर होगी कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो योजनाएं लाई गई हैं वो योजनाएं तो धरातल पर पहुंच ही नहीं रही हैं। देखिए, सरकार गरीबों के लिए न तो कोई नीति बना रही है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, न कोई नियत है। उनको कुछ नहीं करना, उनको गरीबों के वोट चाहिए। उन्होंने 5 किलो राशन के नाम पर पूरे देश को छलना शुरू किया। 80 करोड़ लोगों को जो ये बताते हैं कि ये राशन देते हैं, इसमें भी आधे से ज्यादा लोग अभी देश के अंदर बचे हुए हैं जो गरीब हैं, जिनको राशन गरीबी रेखा में मिलना चाहिए, लेकिन वो आंकड़े में है ही नहीं। ये पात्र और गैर पात्र पे ये पूरा सिस्टम करप्टेड हो चुका है। भ्रष्टाचार के जलभराव में इनकी पूरी व्यवस्थाएं डूबी हुई हैं। कोई सी भी व्यवस्था ले लें, राशन डीलरों से लेकर जो राशन की अगर आप देखें तो गरीबों को राशन की लूट चल रही है, खुलेआम चल रही है। डीलर से लेकर पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा जो जिला पूर्ति कार्यालय तक सब का सब करप्शन में डूबा हुआ है। इसी तरह से कोई नगर निगम सेवा ले लें, पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पुलिस प्रशासन को आप देखें, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर कई बार आगा जी ठीक है, विपक्ष में होने के नाते आपके जो बुलडोजर क्या कर रहा है, क्या बाबा के बुलडोजर में डीजल जब पड़ता है जब भाजपा का अहंकार उसके अंदर प्रदर्शित होता है, जब भाजपा को अपना अहंकार दिखाना होता है
तब जो है देश के जब बुलडोजर निकलता है। आखिर डीजल क्यों समाप्त हो गया? गरीब की बात आती है और जब महिलाओं के साथ न्याय की बात आती है तो इनका डीजल कहाँ चला जाता है? आप देखिए ना, ये अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को देखें तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई तो होना दूर, उसको पूरा का पूरा सिस्टम बचाने में लगा। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, मसले बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। हमारे संवाददाता हैं, रुक कर लेते हैं विश्व प्रताप सिंह का। विश्व प्रताप, अगर देखा जाए इस मामले में जैसा कि लगातार जो पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने जिक्र किया कि सिर्फ रोजी रोटी का एक ही हमारे पास स्रोत है, वो है 2 गज की एक दुकान, पान की दुकान, और उसी से सारे खर्चे निर्वाहन होते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर आर्थिक स्थिति जो है वो बेहद कमजोर है और अब ये पत्र भी सीएम को लिखा गया है। हालांकि अभी योजनाओं को लेकर भी हम सवाल करेंगे कि आखिर कितना जानकारी है संजय जी को और उन योजनाओं का लाभ पाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, मिला नहीं मिला, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अगर देखा जाए अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पत्र जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या किसी तरीके का आश्वासन निकलकर सामने आया? प्रशासनिक स्तर पर कोई आश्वासन निकलकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए अगर इनकी दुकान की बात की जाए तो एक पान की दुकान है 2 वर्ग गज की, ठीक है, जिससे पूरे परिवार का खर्चा चल रहा है। करीब 8 से 10 लोग परिवार में सदस्य हैं, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई की, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे। उसके अलावा जवान 2 बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी शादी की भी जिम्मेदारी है। उसके अलावा एक इकलौता बेटा है जिसे बेचने की बात लगातार सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अगर बात करी जाए तो प्रशासनिक तौर पे इन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पा रही है और प्रशासन का कोई अधिकारी भी इस पूरे मामले में बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरे मामले में फिलहाल जो हिला हवाली की जा रही है। और उसके अलावा पुलिस की अगर बात की है तो इनके पास जो इनकी दुकान है उससे संबंधित सारे कागजात इनके पास सारे सुरक्षित हैं और दुकान का जो मालिकाना हक है वो इनके फेवर में है। और दुकान का जो मालिक है उसने भी सीधे तौर पे लिख के दे दिया है कि इनकी जो दुकान है उसमें मरम्मत ये करा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो कहीं और उसके अलावा जो इनका पड़ोसी दुकानदार है वो इन सारी चीजों को लेके उसमें विवाद पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं अगर दुकान इनकी बढ़ जाएगी तो 2-4 उसमें चीजें ये बढ़ा के अपने धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे इनकी आमदनी बढ़ जाएगी और इनके परिवार का भरण पोषण जो है वो अच्छे से हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस के पास भी ये पिछले 7 महीनों से लगातार जो है चक्कर काट रहे हैं बावजूद इसके इन्हें न्याय नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, संजय शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैसे मैं 10 वर्षों से काम कर रहा था। जी संजय जी, संजय शुक्ला जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर मिल पा रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, राय साझा कर सकते हैं। मैं आवाज नहीं आ रही मैडम? जी जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में राजनीति काम में 10 वर्षों से नौकरी कर रही थी। संजय जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क इशू लग रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं। चलिए, दोबारा से संपर्क होता है तो राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जनता है जो अपनी राय यहाँ पर रख रही है और साथ ही योजनाओं को लेकर जहन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हैं कि हम गरीबों का हितैषी बताती है सरकार, लेकिन कहां पर हित नजर आ रहा है ये जग जाहिर होता नजर आ रहा है। हमारे साथ लगातार जो पीड़ित पिता हैं वो जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपकी सरकार से मांग और साथ ही जो योजनाएं लाई गई, बेटी अनुदान का जिक्र करें, सुमंगला योजना का जिक्र करें, क्या इन योजनाओं से अवगत हैं आप? मैं कोई चीज योजना तो कोई अवगत नहीं, मैं जानता इतना पढ़ा लिखा मैं है नहीं हूँ जी। मैं इतना पढ़ा लिखा है ना, योजना का ना खाली मुझे योजना मिलती है राशन कार्ड पर। अभी तक ये पत्र हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आश्वासन मिला किसी भी एनजीओ की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, प्रशासनिक स्तर पर? मुझे कोई अभी कोई आस्थाना भी कुछ मिला, कुछ कैसा भी आश्वासन, किस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक।
दबंग जिस तरीके से लगातार आपकी दुकान को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको एक भी बार उनको थाने में बुलाया गया? हाँ, एक भी बार उन्होंने थाने में बुलाया ना, क्यों बुलाया कैसे? आपने लिखित शिकायत दी थी इस पूरी समस्या की? हाँ साहब, लिखित में शिकायत दी थी है मैंने, लिखित का कागज भी मेरे पास मौजूद है, सब कागज मौजूद है मेरे पास। जी, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कई बार योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है और इसके बाद जी आगे जी आप का फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि अभी आपने संजय जी की बात सुनी होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। देखिए, गरीबों के पेट पर मारो लात और पूंजीपतियों को सारा धन ले जाकर के दे दो, यही है मोदी सरकार और योगी सरकार का मूल मंत्र। देखिए, ये संजय जी जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इस सरकार में गरीब होने का दंश झेल रहे हैं। सबसे पहले सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीब के लिए सरकार सबसे अहम हो जाती है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष ये भूल जाता है कि इन्हीं गरीबों के वोट से वो सत्ता पर काबिज होते हैं और इसके बाद इन्हीं को दरकिनार कर देते हैं और इनसे जुड़ी हुई किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी, विश्व प्रताप सिंह आपका भी जानकारी साझा करने के लिए, और आगा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि सरकार की तमाम योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जनहित के लिए लाई जाती हैं, लेकिन मॉनिटरिंग ना होने के चलते धरातल पर, जमीनी स्तर पर ये पात्रों तक नहीं पहुंचती है और इसमें सरकार को इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और इसीलिए जनहित में इस मुद्दे को उठाया गया। आज एक गरीब अपने हक, आर्थिक तंगी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया उसके द्वारा, बावजूद इसके अभी तक किसी तरीके का ना तो शासन स्तर से ना प्रशासन स्तर से कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।